नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है अपना क्रिया का टॉपिक जो चल रहा है, आज उसकी सेकंड लास्ट क्लास है। कल उसकी छोटी मोटी क्लास हो रहेगी और फिर क्रिया खत्म, यानी अपना जो विकारी शब्द थे वो समाप्त हो जाएंगे। फिर हम अविकारी अव्यय पढ़ेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे करके अपनी व्याकरण पूर्णता की ओर जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियां। और आज अपना टॉपिक है, वो टॉपिक है क्रिया। और क्रिया में हम लोगों ने, आप लोगों को पता है कि कर्म के आधार पर पढ़ ली थी, और जो रचना या बनावट के आधार पर हमने क्रिया देखी थी उसमें प्रेरणार्थक क्रिया हम पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, और देखो नाम ही पता है संयुक्त है, यानी क्या है, ये साथ में है, साथ में है। और जब दो क्रिया साथ में है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होगी, दो क्रिया साथ मिलकर आएगी, दो क्रिया साथ मिलकर आती है तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे आ गया तो एक क्रिया है आना, एक जाना है। एक है जैसे खा लिया तो एक खाना, एक लेना। जैसा एक है कूद पड़ा तो एक कूदना, एक पढ़ना। एक जैसे गिर गया तो एक क्रिया गिरना, एक जाना। एक जैसे काट लिया तो एक काटना और एक लेना। फेंक दिया तो एक फेंकना और एक देना। एक जैसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है तो बढ़ना जा रहा, देख सकते हो। ऐसे है, दो क्रिया मिलकर के किसी वाक्य का पूरा अर्थ करेगी। जिसे वाक्य में दो क्रिया मिलकर के आएगी वो क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाएगी। जैसे लिखो, उसे कुत्ते ने काट लिया तो काटना और लेना हो गई दो क्रिया आपकी। वह छत से गिर पड़ा तो गिरना और पड़ना, काटना और लेना। और जैसे वो लिखो, अत्यधिक वर्षा के कारण केकड़ी में पानी बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ता जा रहा है, ये क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, नाम से ही पता चलता है कि क्रिया कैसी है, संयुक्त है। यानी एक से जो अधिक क्रिया आकर के अपना अर्थ प्रकट करेगी वो क्रिया क्या होगी, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। अब आगे लिखेंगे संयुक्त क्रिया चार प्रकार से हम पढ़ते हैं। और संयुक्त क्रिया को हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं, तो संयुक्त क्रिया को हम चार प्रकार से पढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया के चार प्रकार, जिसमें एक हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं मुख्य क्रिया। और एक होती है जो मुख्य क्रिया की क्या करती है, सहायता करती है, तो सहायक क्रिया। एक होती है संयोजी क्रिया, और एक पढ़ते हैं हम लोग रंजक क्रिया। ये चार प्रकार की क्रियाएं इसी के अंदर शामिल होती है, यानी वो संयुक्त क्रिया में इसके चार प्रकार होते हैं। तो मुख्य क्रिया है, कोई भी वाक्य हो, जैसे दो क्रिया थी तो उसमें जो पहली वाली क्रिया है वो क्या है, मुख्य क्रिया है। तो मुख्य कार्य जो करती है वो मुख्य क्रिया है। जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, क्या करेंगे कि मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है वो कैसी है, सहायक क्रिया है, संयोजी है, पक्ष वर्ती, वाच्य की जो सूचना देती है वो है। और जो क्या करती है, विशेष प्रकार का प्रभाव डालती है, यानी एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, ये सहायक क्रिया जैसी होती है।
तो मुख्य क्रिया है जो वाक्य में मुख्य कार्य है वो मुख्य क्रिया है, जो सहायता करती है मुख्य क्रिया की वो सहायक क्रिया होती है। जो वाक्य में पक्षवर्ती और वाच्य की सूचना देती है वो संयोजक क्रिया कहलाती है, और जो विशेष प्रकार का रंगने का कार्य करती है वो रंजक क्रिया कहलाती है, एक प्रकार की सहायक क्रिया ही होती है। अब हम मानेंगे मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या किसे कहते हैं कि जो क्रिया वाक्य में मुख्य अर्थ प्रकट करे या क्या कर्ता क्या करता है कि जो कार्य करना चाहता है कर्ता कि मुख्य कार्य करना क्या चाहता है वो मुख्य क्रिया होती है। कि जो क्रिया वाक्य में मुख्य अर्थ प्रकट करे वो क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो कि कर्ता जो कार्य मुख्य रूप से करना चाहता है, मुख्य रूप से करना चाहता है वो क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया और जैसे मुख्य क्रिया जैसे इसने चाय पी ली, तो देखो महेश है और इसने पीना, ये पीना है, ये मुख्य क्रिया है, और ये लेना यानी ली ये है सहायक क्रिया। जो वाक्य में मुख्य क्रिया है वो क्या है, जो पहली क्रिया आती है वो मुख्य क्रिया है। जैसे और भी लिखो तो जैसे वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा, तो ये गिरना मुख्य क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। ये दोनों ही साथ पढ़ लो आप लोग, तो ठीक है। तो पहली वाली जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है, जो इसके साथ में आती है वो सहायक क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया क्या करती है, वो क्रिया वाक्य में जो क्रिया वाक्य में मुख्य अर्थ को प्रकट करे वो मुख्य क्रिया कहलाती है। या कर्ता जो कार्य मुख्य रूप से करना चाहता है वो क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। इसके बाद में हम लिखेंगे सहायक क्रिया। तो इसमें अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो कि जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करे, मुख्य क्रिया की सहायता करे वो मुख्य क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। तो इसको थोड़ा अलग से लिखने तो अच्छा रहेगा। तो टॉपिक डालेंगे आप लोग नंबर 2 पे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तो इसमें क्या होगा कि जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करे या जो क्रिया मुख्य क्रिया के समय को सूचित करे, या जो क्रिया मुख्य क्रिया के समय को सूचित करे तो क्या है, सहायक क्रिया है। यानी सहायक क्रिया कब होगी, तो मुख्य क्रिया हो तो ही सहायक क्रिया होगी, तो ही सहायक क्रिया होगी। बिना मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया नहीं होगी, फिर तो ये सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की तरह काम में आएगी। ठीक है, तो लिखेंगे, उदाहरण तो लिख लिया था, एक बार फिर लिख सकते हो। तो जैसे वह खाना खा रहा है, तो ये खाना मुख्य क्रिया है और रहा ये सहायक क्रिया है। हर एक वाक्य में है जो मुख्य क्रिया के साथ में जो क्रिया आती है वो क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। वह खाना खा तो मुख्य क्रिया थी, इसका सहायता करने के लिए, इसके समय को सूचित करने के लिए कि वो कर क्या रहा है, तो रहा शब्द आया वो सहायक क्रिया हो गया। इसके बाद में हम लिखेंगे और वो है संयोजी क्रिया। नंबर 3 पे आती है आपकी संयोजी क्रिया, और लिखेंगे कि वे क्रिया जो वाक्य में पक्षवर्ती और वाच्य की सूचना देती है या प्रदान करती है वो संयोजी क्रिया कहलाती है। तो नंबर 3 पे लिखेंगे संयोजी क्रिया। संयोजी क्रिया तो वे क्रिया जो वाक्य में पक्षवर्ती व वाच्य की सूचना प्रदान करती है, वाक्य की सूचना प्रदान करती है, क्या कहलाती है, संयोजी क्रिया कहलाती है।
संयोजी क्रिया, संयोजी क्रिया कहलाती है कि वे क्रियाएं जो वाक्य में पक्ष, वृत्ति और वाच्य की सूचना प्रदान करती है वो संयोजी क्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे पक्ष, इसमें हम पढ़ेंगे पक्ष पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे वृत्ति पढ़ेंगे और नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे वाच्य पढ़ेंगे और इनके सबके उदाहरण किसमें आएंगे, संयोजी क्रिया में आएंगे। तो पक्ष का अर्थ क्या होता है, पक्ष यानी होता है अवस्था, क्या होती है अवस्था। वृत्ति का अर्थ होता है मन स्थिति और वाच्य तो आप लोगों को पता ही है कि क्रिया जिस पर आधारित होगी, जिस पर आधारित होगी, जैसे कर्म पे आधारित है तो कर्मवाच्य होगा, कर्ता पे आधारित है तो कर्तृवाच्य होगा और भाव पे आधारित है तो वो भाववाच्य होगा। ये सारे उदाहरण कहां पर आएंगे, संयोजी क्रिया में आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको तो थोड़ा ठीक से पढ़ देंगे और इसको अलग से पढ़ेंगे, केवल इसके 1-2 उदाहरण निकाल करके आप लोगों को भी क्रिया पूरी कराएंगे, नहीं तो क्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग टॉपिक डालेंगे संयोजी क्रिया में। हम पढ़ेंगे पहले वृत्ति पढ़ लो, चलो तो लगाओ वृत्ति, लगाओ आप लोग वृत्ति। वृत्ति और वृत्ति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वृत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है मन स्थिति। मन स्थिति यानी ये क्या करेगी, कर्ता की मन की स्थिति को जो प्रकट करेगी वो वृत्ति वो क्या कहलाती है, वृत्ति कहलाती है। और वृत्ति 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो लिखो कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता की मन स्थिति या मन की स्थिति का बोध हो, वह क्या कहलाती है, वह वृत्ति कहलाती है। वृत्ति कहलाती है। वृत्ति 5 प्रकार की होती है, जैसे आज्ञार्थक वृत्ति, दूसरी होती है निश्चार्थक वृत्ति, निश्चार्थक वृत्ति, तीसरी होती है संदेहार्थक वृत्ति, चौथी होती है संभावनार्थक वृत्ति और नंबर 5 पे होती है कौन सी, कुछ रह आज्ञा, निश्चय, संदेह, संभावना और एक कौन सी रह गई, आज्ञार्थक वृत्ति रह गई, संभावना, संकेतार्थक वृत्ति, सॉरी संकेतार्थक वृत्ति। तो 5 प्रकार की वृत्ति होती है और इन वृत्तियों के जितने भी उदाहरण वो संयोजी क्रिया में आते हैं। तो आज्ञार्थक वृत्ति में लिखेंगे कि इसमें क्या हो, आज्ञा का बोध हो। तो क्रिया के द्वारा आज्ञा, आदेश, उपदेश का बोध हो, वह आज्ञार्थक वृत्ति कहलाती है, आज्ञावृत्ति कहलाती है। कि जिस वाक्य में किसी आज्ञा, आदेश, उपदेश का बोध हो वो कौन सी वृत्ति कहलाती है, आज्ञार्थक वृत्ति कहलाती है। जैसे दरवाजा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करे, मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करे, दरवाजा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। यह होती है आज्ञार्थक वृत्ति। क्या होता है, क्रिया के द्वारा वाक्य में बता, देखो खुद वाक्य क्रिया बताती है कि आज्ञा हो, उपदेश हो, जहां पर जबरदस्ती का बोध हो वहां पर क्या होती है आज्ञार्थक। जैसे दरवाजा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करे, सदा सत्य बोलो। तो यह क्या होती है, जबरदस्ती कोई कार्य संपन्न करवाने जैसी चीज होती है, वो आज्ञार्थक वृत्ति होती है। और अब नंबर 2 पे डालेंगे निश्चयार्थक। एक होती है आपकी संदेह, एक होती है संभावना और एक होती है संकेतार्थक वृत्ति। तो अब नंबर 2 पे हम लिखेंगे
और नंबर 2 पर जो वर्ती है अपनी है निश्चयार्थक वर्ती। तो नंबर 2 पे हम लिखेंगे निश्चयार्थक वर्ती। निश्चयार्थक वर्ती। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या चीज है, निश्चय है। जिसमें निश्चय होगा कि जो निश्चय अर्थ में प्रकट होगी वो वर्ती निश्चयार्थक वर्ती कहलाएगी। जैसे कि जिस वाक्य में क्रिया से किसी कार्य के होने में या किसी कार्य के निश्चित रूप में लिखो, किसी कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध हो तो वो कैसी कहलाएगी, वो निश्चयार्थक वर्ती कहलाएगी। होने का बोध हो तो उसे निश्चयार्थक वर्ती कहते हैं। देखो नाम ही पता चल रहा है कि इसमें निश्चयता प्रकट होनी चाहिए। जिस वाक्य में किसी निश्चय भाव का बोध हो वो निश्चयार्थक वर्ती है। कि ऐसा वाक्य हम पढ़े तो किसी कार्य की निश्चयता प्रकट होनी चाहिए। ये कार्य हो रहा है, जैसे लड़के पढ़ रहे हैं तो फिक्स है कि पढ़ रहे हैं, निश्चय है कि पढ़ रहे हैं। भोजन कर रहे हैं, जैसे बच्चे भोजन कर रहे हैं। जैसे लड़कियां फुटबॉल खेल रही है। तो इन सबसे क्या निश्चय हो रहा है कि कोई ना कोई कार्य की निश्चयता प्रकट हो रही है कि ये कार्य हो रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये निश्चयार्थक वर्ती हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में संभावनार्थक वर्ती। और जिसमें नाम में संभावना है तो देख सकते हो कि वाक्य कैसे होगा कि कोई भी कार्य हो उसमें संभावना का बोध हो तो फिर वो संभावनार्थक वर्ती होगी। और इसमें शायद, संभवतः, कदाचित आदि शब्दों का प्रयोग भी होता रहता है। तो लिखेंगे संभावनार्थक वर्ती वाक्य में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने में संभावना क्या हो, संभावना प्रकट हो क्या कहलाती है, संभावनार्थक वर्ती कहलाती है। इसमें क्या, शायद, संभवतः, कदाचित आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे शायद कल वर्षा हो जाए, संभवतः हर केस परसों गाँव जाए। शायद, संभवतः। अब कदाचित में लिखना चाहो तो लिख लो कदाचित कुछ महीने बाद परीक्षा हो जाए। यह होती है संभावना। कि वाक्य में संभावना होगी कि क्या पता संभावना कि कल वर्षा हो जाए। ये शायद सम्मत न भी हो तो भी पता चली जाएगा कि कल वर्षा हो जाए, संभावना है। हर केस परसों गांव जाए, कि कोई हर केस परसों गांव जाए, ये भी संभावना है। कुछ महीने बाद परीक्षा हो जाए, जैसे अभी रीट का एग्जाम आ रखा है ना, तो फरवरी दे रखी है निश्चित तारीख तो वैसे, लेकिन मेन एग्जाम जल्दी हो आप लोगों का। तो रीट के लिए बहुत लाभदायक हो गया आप लोगों के लिए। और अब हम पढ़ेंगे
संदेहार्थक वर्ती, और जिसमें कोई संदेह हो और क्रिया के जिस रूप से वाक्य में संदेह का प्रकट हो, फिर वो क्या होती है, संदेहार्थक वर्ती होती है, और उसमें होगा होगी होंगे का प्रयोग होता है और वो संभावनार्थक वर्ती कहलाती है। तो वर्ती नंबर लिखेंगे हम लोग 4, और वर्ती नंबर 4 है वो है संदेहार्थक वृत्ति। अब जिसमें नाम में ही संदेह है तो फिर वो बताएगी कि क्या संदेह है, ना, संदेह बताएगी ना। संदेहार्थक वृत्ति तो कि किसी कार्य के होने में संदेह का बोध हो, किसी कार्य के होने में संदेह का बोध हो तो उसे संदेहार्थक वृत्ति कहते हैं। संदेहार्थक वृत्ति कहते हैं, और इसमें होगा होगी होंगे इत्यादि में से एक शब्द जुड़ा रहता है। जैसे बालक खेल रहे होंगे बच्चे पढ़ रहे होंगे, कविता सो गई होगी इत्यादि। होगा होगी होंगे तो इनमें संदेह है कि क्या पता पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते हैं, सो भी सकते हैं और नहीं भी सो सकते हैं। फिक्स नहीं है, संदेह है, तो वो है संदेहार्थक। और अब हम पढ़ेंगे संकेतार्थक वृत्ति, तो जिस क्रिया के रूप से किसी कार्य के होने में संकेत का बोध हो वो संकेतार्थक वृत्ति होती है। यानी एक कार्य का होना किसी और कार्य पर क्या हो, निर्भर हो, कि क्रिया के जिस रूप से किसी एक कार्य का निर्भर है। तो हम क्या पढ़ेंगे, नंबर 5 पढ़ेंगे, और वो होती है संकेतार्थक वृत्ति। कि क्या देगी ये, संकेत देगी। तो किसी एक कार्य लिखो, किसी एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करे, तो वह संकेतार्थक वृत्ति कहलाती है। संकेतार्थक वृत्ति कहलाती है। इसमें क्या जुड़ा होता है, पूरा साथ कराओगे। इन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, ता, ती, ते कुछ भी जुड़ा रहता है। जैसे एक कार्य का होना, जैसे देखेंगे कि यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, ते, ताता कुछ भी है। जैसे मनोज पढ़ाई करता तो अध्यापक बन जाता, तो बस ये है। तुम शोर करोगे तो पिट जाओगे, यदि किसी को नाश्ता करना है तो मुझसे पैसे ले जाए, तो न जाने। यदि तुम पढ़ते तो व्याख्याता बन जाते, ये हो सकता है इसमें। और ये अपनी हो गई वृत्ति। अब हम पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग पक्ष। क्या पढ़ेंगे, पक्ष पढ़ेंगे।
और पक्ष का अर्थ क्या होता है, आप लोगों को बताया था कि पक्ष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अवस्था। अवस्था तो क्रिया के जिस रूप से क्या वो प्रक्रियागत है ना, कि क्रिया के जिस रूप हो गया ना, रूप क्रिया के जिस रूप से उसकी प्रक्रियागत अवस्था का बोध हो, रूप से उसकी प्रक्रियागत अवस्था कि वो किस प्रक्रिया में है, अवस्था का बोध हो, तो वह पक्ष कहलाता है। तो पक्ष कहलाता है, वो पक्ष 6 प्रकार का होता है। वाक्य का पक्ष कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। और इसकी कोई छोटी सी ट्रिक बनाते हैं, जैसे आरंभ अभ्यास से नित्य प्रगति पूर्ण होती है। अब इसमें क्या होगा, इस 6 प्रकार कैसे होंगे? देखो, नंबर 1 पे होगा आरंभ पक्ष, नंबर 2 पे है अभ्यास पक्ष, नंबर 3 पे है स से सातत्य पक्ष, सतत में यह प्रत्यय जुड़ा सातत्य हो गया, सातत्य पक्ष। नंबर 4 पे है प्रगति नित्यता पक्ष, नंबर 5 पे है प्रगति पक्ष, और नंबर 6 पे है पूर्णता पक्ष। पूर्णता पक्ष, ये 6 प्रकार का पक्ष होता है वाक्य का। अब इसको हम एक बार यही समझेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, आगे देखेंगे। तो आरंभ पक्ष में क्या होता है? आरंभ यानी किसी कार्य का आरंभ होना ना, किसी कार्य का प्रारंभ या आरंभ होना, वो क्या होता है? वो आरंभ पक्ष में आता है। अभ्यास पक्ष में क्या होता है? किसी कार्य का आदतन रूप में, किसी कार्य का आदतन, आदतन यानी आदतन, आदत है, जैसे मानो आदत रूप में होना, यानी वो आदत से करता हो, निरंतर करता हो। और सातत्य में है लगातार होना, जारी रहना। नित्यता में है जो नित्य, कोई कार्य नित्य हो, जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, पिक्ष है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रकृति वो घूमती है। प्रगति पक्ष में क्या होता है कि किसी में कमी या वृद्धि दर्शाई, कमी या वृद्धि, और पूर्णता में क्या हो? पूर्ण हो, कोई कार्य पूर्ण हो तो फिर वो पूर्णता पक्ष होता है। तो वाक्य में 6 प्रकार के पक्ष होते हैं। एक आरंभ पक्ष होता है कि कोई कार्य आरंभ हुआ हो, आरंभ पक्ष में आता है। किसी कार्य का आदतन रूप में हो, जैसे हम तो रोजाना घूमते हैं, वो रोजाना पड़ता है, आदत में हो उसके से, वो लगा सुबह उठते ही चाय पीता, तो चाय पीना उसका आदत है। सातत्य यानी सतत में यह प्रत्यय जुड़ा, तो ये बोल ही रहा है सतत है, यानी ये लगातार होता है, जारी रहता है। नित्यता में जो कार्य नित्य हो, पिक्ष हो कि सूर्य उदय होता है, पृथ्वी घूमती है, वगैरह वगैरह। प्रगति किसी भी कार्य में कमी या वृद्धि दर्शाई वो प्रगति है, और कोई कार्य पूर्णता दर्शाए तो वो पूर्ण होता है, ये पूर्णता पक्ष है। ये 6 प्रकार का पक्ष होता है। और अब हम पढ़ेंगे आरंभ पक्ष को, और इनमें भी ज्यादा समय न खराब करेंगे, क्योंकि आरंभ पक्ष विषय अलग से, टॉपिक तो अलग से है, लेकिन अलग से कहीं पूछा नहीं जाता, और पूछा भी जाता है तो इतना ही पूछा जाता है और ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो क्रिया से आपकी, क्रिया के साथ साथ में एक तो आरंभ पक्ष, आरंभ टॉपिक, और एक आपका वृत्ति टॉपिक जो अलग से है, तो नहीं लगा हुआ है। कोई बहुत सारे कम एग्जाम है जहां पर देखा होगा ये टॉपिक, ज्यादा इतना महत्व है नहीं इसका, लेकिन ये क्रिया में जरूर आता है, इसलिए आपकी 2 जगह क्लियर हो रहा है, एक तो क्रिया और एक अलग से वाक्य भी हो रहा है। तो हम लिखेंगे आरंभ पक्ष। तो किसी कार्य का क्या होना? प्रारंभ होना। किसी कार्य का आरंभ या प्रारंभ मानो एक बात है ना, वैसे होते अलग अलग है, लेकिन आप लोग स्टार्ट होने समझना कि किसी कार्य का आरंभ होना वो क्या कहलाता है? वो आरंभ पक्ष कहलाता है।
आरंभ पक्ष कहलाता है। जैसे मोहन घूमने घूमने फिरने लगा है, तो क्या हो गया, आरंभ हो गया ना। बस यही है कि मोहन घूमने फिरने लगा है, यानी किसी कार्य का आरंभ होने लग गया, वो है। जैसे बच्चे, अब आपकी परीक्षा चल रही है, तो अब क्या करेंगे, अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, बच्चे पढ़ने लगे हैं, तो ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, तो वो भी किस में आएगा, आरंभ पक्ष में आएगा। और अब हम दूसरा पढ़ेंगे, लोग वापस, अगर इसमें एक और उदाहरण लिखो तो लोग वापस नौकरी करने लगे हैं। और कोई भी कार्य हो जो आरंभ होने लग गया, वो किस में आता है, आरंभ पक्ष में आता है। फिर इसके बाद में नंबर 2 पे पढ़ेंगे, और नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे अभ्यास पक्ष। अभ्यास पक्ष, और बताया था कि अभ्यास पक्ष का होता है आदतन रूप में, होता है कि कोई कार्य किसमें हो जाए, आदतन हो जाए, आदत में हो जाए। तो लिखेंगे कि किसी कार्य का आदतन रूप में होना क्या कहलाता है, अभ्यास पक्ष कहलाता है। अभ्यास पक्ष कहलाता है, अभ्यास पक्ष कहलाता है। जैसे जैसे किसी कार्य का आदतन रूप, जैसे प्रदीप, सॉरी प्रदीप नहीं, ठीक है, मैं प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं, मोहन ये रोजाना लिख लो, मोहन रोजाना कहानी लिखता है, कहानी लिखता है। तो देखो आदतन की, आदत में होना चाहिए, कोई कार्य उसकी आदत में होना चाहिए, वो उसमें आता है। तो और मोहन, मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं, तो उसकी आदत है कि वो रोजाना घूमता है। मोहन रोजाना कहानी लिखता है। और इसके बाद में उमेश बगीचे में टहलता है, लिख लो, उमेश बगीचे में टहलता है। तो क्या करता है, वो रोजाना टहलता है, आदतन में होना चाहिए कोई कार्य, तो फिर वो अभ्यास पक्ष होता है। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे, नीचे लिख सकते हैं सातत्य पक्ष, वो नंबर 3 पे है। सतत में यह प्रत्यय जोड़ा, तो ये हो गया सातत्य पक्ष, और इसका अर्थ ही होता है निरंतर। तो किसी कार्य का निरंतर, या इसे आप कहते हो लगातार जारी रहना, किस पक्ष में आता है, सातत्य पक्ष में। और इसमें रहा है, रही है, रहा, रही, रहे, मतलब जो लगातार कार्य बता रहा है वो इसमें आता है। जैसे लड़के पुस्तकें पढ़ रहे हैं, लड़के पुस्तकें पढ़ रहे हैं, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। और भी कुछ हो सकता है जिसमें रहा, रही, रहे, आए, वो सातत्य पक्ष कहलाता है। और इसके बाद में है अब नित्यता पक्ष। कौन सा है, नित्यता पक्ष। तो जो कार्य नित्य, प्रतिदिन हो, नित्य हो, फिक्स हो, वो कार्य क्या होता है, नित्यता पक्ष कहलाता है। तो लिखेंगे किसी कार्य के नित्य होने का बोध हो, वो नित्यता पक्ष में होता है। जैसे नित्य है कि सूर्य कहाँ उदय होता है, पूर्व में उदय होता है।
नित्य है ना, कि जो फिक्स हो परमानेंट हो वो कार्य यहाँ आता है। जैसे अपनी पृथ्वी कहां से कहां रोटेशन करती है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व की ओर घूमती है। तो पिक्स है ना कि पश्चिम से पूर्व की नित्य रूप से होता है, पिक्स परमानेंट जो कार्य होता है वो है। और इसके बाद में हम लिखेंगे प्रगति पक्ष। कौन सा पक्ष, इसमें लिख लो, तो बेटा यार प्रगति पक्ष। और ये पांचवा शायद, तो इसमें क्या होगा, कमी या वृद्धि दर्शाएगा। तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य में कमी या वृद्धि का बोध हो वह कौन सा प्रगति पक्ष कहलाता है। प्रगति पक्ष कहलाता है। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरसों के दाम घटते जा रहे हैं, है, कहीं पे चीज में बढ़ना और कहीं पे घटना किसमें आता है, इसी में आता है। जैसे मोहित मोटा होता जा रहा है, मोहित मोटा होता, ठा या मोटा होता होता जा रहा है। इसके बाद में कौन सा बजा, पूर्णता पक्ष। और जिससे किसी कार्य का पूर्ण रूप या पूर्ण होना पता चले वो पूर्णता पक्ष कहलाता है। और अब हम थोड़ा सा वीडियो है, मतलब ये छोटी सी क्रिया बची है एक दो, उसे जल्दी से पूरा करते हैं और फिर आज का वीडियो और मुख्य क्रिया की क्लास यही समाप्त होगी। और फिर हम कल 10 से 15 मिनट की कक्षा या फिर आधे घंटे की कक्षा लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, वाच्य पढ़ा देंगे और क्रिया के मुख्य फैक्ट जो अपने अच्छे अच्छे राइटर्स से उनसे पढ़े वो आप लोगों को बताएंगे। तो पूर्णता पक्ष है, पूर्णता पक्ष में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो वह पूर्णता पक्ष कहलाता है। पूर्णता पक्ष कहलाता है। पूर्णता पक्ष कहलाता है। इसमें क्या होता है, चुका चुकी ना, चुका है, चुका था, लिया था, ई था, ई थी, ए थे, वगैरह वगैरह जुड़े रहते हैं। जुड़े, जैसे मोहन भोजन कर चुका था, मोहन भोजन कर चुका था, वह पाठ, उसने पाठ पढ़ लिया था, पाठ पढ़ लिया था, पढ़ लिया था। शीला गीत गा चुकी थी, अर्चना सो चुकी थी, अन्यथा वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ेंगे, अपना क्या बच रहा है, अब अपना बच रहा है वाच्य। वैसे हम वाच्य को अलग पूरे एक टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि वाच्य अभी क्रिया में पढ़ाए जाने वाला टॉपिक तो इसी में है, लेकिन उसको फिर ज्यादा लंबा पढ़ाते तो फिर एक क्लास तो पूरी अपनी वाच्य पर ही होती। और जब हम अकेला वाच्य को इतना पढ़ाते तो फिर आप लोग ऐसे देखते कि आपने क्रिया में न जाने क्या सेट कर दिया। तो इसलिए हम वाच्य का छोटा सा उदाहरण देंगे और सीधा लिखेंगे वाच्य। और वाच्य का अर्थ होता है कहने योग्य,
कहने योग्य कथन। अब इसमें क्या होता है, वाच्य तीन प्रकार का पढ़ते हैं हम लोग, एक में सेट करेंगे। कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। वैसे इन वाच्यों की क्लास अलग से देंगे, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा अलग बताएंगे, तब जाकर के वाच्य आपके समझ में आएंगे। कर्तृवाच्य में क्या होगा कि कर्ता होगा, उसके साथ में होगा तो ने होगा, नेता कोई शब्द नहीं होगा, प्लस कर्म हो या ना हो। कैसा होगा, कर्तृवाच्य होगा। इसे सीधे भाषा में कैसे लिखते हैं कि क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर, यानी क्रिया का जो भी लिंग वचन बदलेगा वो कर्ता के अनुसार बदलेगा। कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्ता होगा तो उसके साथ में क्या होगा, से या द्वारा में से एक चिन्ह फिक्स होगा, पक्का होगा, और कर्म होगा, कर्म होगा तो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, यानी क्रिया का प्रभाव कर्म पर। ठीक है। नंबर 3 क्या होता है, वो कहलाता है भाववाच्य। इसमें क्या होता है, कर्ता होगा तो उसमें भी से या द्वारा जुड़ा होगा, लेकिन कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा तो क्रिया, क्रिया का प्रभाव किस पे रहेगा, भाव पे रहेगा। यानी क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार बदलेगा, भाव के अनुसार बदलेगा। ये शॉर्ट है, कल इसको अलग से समझाएंगे, इसके बाद में आपको वाच्य समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे सीधा लिखेंगे कि मनीष पढ़ रहा है, ठीक है, ये सीधा वाक्य कौन सा हो गया आपका, कर्तृवाच्य, क्योंकि देखो करता है, अगर चिन्ह होता तो ने होता, अन्यथा कोई चिन्ह नहीं है। कर्म हो या न हो क्या होगा, ये सीधा। अब इसमें देखो कर्मवाच्य है, कर्ता के साथ क्या होगा, से या द्वारा होगा, और फिर कर्म होगा तो क्या हो जाएगा, वो कर्मवाच्य होगा। जैसे जैसे महेश से पत्र लिखा भी नहीं जाता, तो से पत्र लिखा भी नहीं जाता, और इसमें सीधा पढ़ दो भाववाच्य में, वृद्धा से बैठा भी नहीं जाता, वृद्धा से बैठा भी नहीं जाता। यानी कि जो जो उदाहरण कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के होंगे वो किस में जाएंगे, वो संयोजी क्रिया में जाएंगे। तो जो संयोजी क्रिया पढ़ी थी हम लोगों ने, उस संयोजी क्रिया में एक आता है पक्ष, एक आता है वृत्ति और एक आता है वाच्य। ये सभी उदाहरण किसमें जाते हैं, ये संयोजी क्रिया में जाते हैं। अब इस टॉपिक को हम अलग से पूरा एक टॉपिक बना करके पढ़ाएंगे, तब जाकर के आपके वाच्य समझ में आएंगे, और उसके बाद में जीवन में आपको वाच्य पढ़ने की कहीं पर आवश्यकता नहीं होगी, ये अपनी जरूर गारंटी है। एक बार आप यहां से वाच्य पढ़ लोगे तो जीवन में दोबारा आपको वाच्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और न ही कोई आपका क्वेश्चन गलत होगा। और इसको पढ़ने के बाद में आप पुराने एग्जाम में आए हुए जितने भी वाच्य के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तब कमेंट करके कहना कि ये क्वेश्चन तो आपने बताया उस आधार पे आया ही नहीं। हाँ, ये है कि क्या पता किताब वाले ने जो डिलीट हो गया वो क्वेश्चन ही छाप रखा और आप उसी पे अपना सारा ज्ञान झाड़ रहे हो, तो फिर वो बात बनेगी नहीं ना। इसलिए वो चीज कंफर्म कर सकते हो आप लोग कि ये क्या चीज है। अन्यथा आप लोग भी स्वयं जाकर देख सकते हो कि वो डिलीट वगैरह क्वेश्चन होगा, तो फिर उसका, क्योंकि वो नियमों के अनुरूप नहीं होगा इसलिए तो डिलीट हुआ। एक होती है रंजक क्रिया, रंजक क्रिया। और रंजक क्रिया क्या होती है, ये क्या करती है, क्रिया मुख्य क्रिया के रंगने का विशेष प्रभाव डालती है। क्या करती है, मुख्य क्रिया को रंगने या उस पर क्या करती है, उस पर विशेष प्रभाव डालती है। रंजक क्रिया कहलाती है। वैसे एक प्रकार की ये सहायक क्रिया ही है, जैसे लेना देना, कुछ लेना देना, पढ़ना, जाना, आना,
वगैरह वगैरह। वैसे एक प्रकार की क्या है, सहायक क्रिया है। जैसे लेना देना, पढ़ना उठना जाना, अन्यथा कुछ भी ले सकते हो। जैसे आजकल नेताओं की चढ़ बेटी है, तो ये बेटी है, और क्या है। मतलब एक प्रकार की क्या है, ये सहायक क्रिया है, और आप इसे कुछ न माने। और अध्यापक ने छात्र के मुंह पर चांटा, जड़ दिया, तो ये दिया, ये क्रिया है रंजक क्रिया। और इसे एक प्रकार से आप क्या कहते हो, सहायक क्रिया भी कहते हो। वैसे विशेष प्रभाव डालती है, वो क्या होती है, रंजक क्रिया होती है। एक पढ़ी हमने मिश्र क्रिया, और मिश्र क्रिया का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं सुना। और मिश्र क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया से पहले आप लोग संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण जोड़ दो, फिर वो मिश्र क्रिया हो जाती है। ठीक है, देखो मिश्र क्रिया नंबर 5 है कि 6 है, 6 नंबर की है मिश्र क्रिया। नाम ही मिश्र है, यानी मिश्रण है किसी न किसी का। सॉरी सॉरी, वे क्रिया जिनमें क्या हो, तो वे क्रिया जो संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण के बाद प्रयुक्त हो, वो क्या कहलाती है, मिश्र क्रिया कहलाती है। यानी संयुक्त क्रिया से पहले क्या रख दो आप लोग, पहले या तो संज्ञा विशेषण रख दो या फिर क्रिया विशेषण रख दो। तो वो क्या क्रिया क्या बन जाएगी, मिश्र क्रिया बन जाएगी। जैसे मुझे नींद आ रही है, आ रही तो पहले संयुक्त नींद रख दिया, तो क्या हो गई, मिश्र क्रिया हो गई। मुझे हंसी आ रही है, तो आ रही है वही है, ये रख दिया, तो कैसे हो गई, मिश्र क्रिया हो गई। चले जाओ, बाहर रख दिया। बैठ जाओ, इधर रख दिया, तो ये क्या हो गई, मिश्र क्रिया हो गई। ज्यादा ज्ञान मत लगाओ, डरना नहीं। अब हम पढ़ेंगे छोटी सी क्रिया, और वो है कृदंत क्रिया। अब थोड़ा क्या करते हैं, हम वीडियो को देखते कितना लंबा हुआ, और अगर ज्यादा लंबा नहीं हुआ वीडियो तो हम क्रिया कृदंत पढ़ते हैं। क्योंकि कृदंत क्रिया 4 प्रकार की है, और कुछ नहीं, उसमें 4 लाइन है, बस 4 लाइन बताई और कृदंत क्रिया समाप्त। आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। तो विशेष और कृदंत क्रिया कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।